और चले एक बार फिर से IBC 24 के सभी दर्शकों का आभार, क्योंकि बार का रिपोर्ट में IBC 24 की बादशाहत बरकरार है। 26.54% मार्केट शेयर के साथ IBC 24 नंबर 1 पर एक बार फिर से बरकरार है। तो आपको बता दें कि हमारी जो कोशिश होती है, पूरे IBC 24 की टीम की कोशिश होती है कि सभी दर्शकों को अपने सभी खबरें, उनके जिलों की बात करें, उनके संभाग की बात करें या फिर उनके राज्यों की बात करें, सभी दर्शकों को सभी खबरें सही टाइम पर और सटीक तरीके से पहुंचाया। उस कोशिश में एक बार फिर से IBC 24 कामयाब हो चुका है, क्योंकि दर्शकों ने एक बार फिर से अपना प्यार IBC 24 को दिया और 74 नंबर 1 पर इस हफ्ते भी लगातार बरकरार है। तो बार रिपोर्ट सामने आ चुकी है और एक बार फिर से IBC 24 की टीम की तरफ से सभी दर्शकों का आभार, क्योंकि IBC 24 लगातार नंबर 1 पर आपकी वजह से ही बरकरार है। हमारे जो सभी दर्शक हैं, जो हमारी खबरों को सबसे पहले देखते हैं, प्राथमिकता के साथ देखते हैं और लगातार IBC 24 की कई खबरें हैं जिनका असर भी कई जिलों में, कई गांव में हुआ है, क्योंकि IBC 24 का सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने दर्शकों तक उनकी समस्याओं को भी सरकार तक पहुंचाए, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान मिले। और चलिए अब आपको दिखाते हैं दो बड़ी सियासी खबरें। तो आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ और मायावती आमने सामने आने वाले हैं। बता दें कि फतेहपुर में आज दोनों जनसभा को संबोधित करेंगे, विशाल जनसभा होगी। आज फतेहपुर में जनसभा करेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3:25 के आसपास फतेहपुर पहुंचेंगे और महात्मा गांधी इंटर कॉलेज मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि आज फतेहपुर में जनसभा करेंगी बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती 12:30 पर फतेहपुर पहुंचेंगी। खागा तहसील के सुजनीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी। तो दो बड़ी खबरें इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, विशाल जनसभाएं होने वाली है, जिसको लेकर के तैयारी भी पूरी हो चुकी है। IBC 24 लगातार इन सभाओं पर नजर भी बनाए रखे हैं, क्योंकि क्या बड़ी बातें ये दोनों यहाँ पर कहते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। फतेहपुर में एक बड़ी विशाल जनसभा है, जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करते हुए नजर आएंगे। दूसरी बड़ी सभा भी फतेहपुर में ही है, जिसे मायावती संबोधित करते हुए नजर आएंगी। और इन जगहों पर दो बड़ी जनसभाएं होने वाली है। दिग्गजों के इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साय सरकार की जमकर तारीफ की है। छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन को लेकर उन्होंने तारीफ की है। एनकाउंटर को फेक बताने को लेकर कांग्रेस पर उन्होंने तीखा हमला बोला। 5 महीने में बीजेपी सरकार आने के बाद 112 नक्सली मारे गए हैं, ये बात अमित शाह ने कही। वहीं 375 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 153 नक्सली अरेस्ट किए गए हैं। अगले 2 से 3 सालों में देश नक्सलवाद से मुक्त होगा। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभियान है कि कांग्रेस इस एनकाउंटर को फेक बताती है, ये बात भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही। जिसका बुरा समय आता है, भगवान सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। कांग्रेस पार्टी के साथ शायद यही हुआ है। मैं मानता हूं कि अगले 2 साल में, 3 साल में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 4.5 महीने में 112 नक्सली मारे गए हैं, लगभग 450 सरेंडर हुए हैं, 153 अरेस्ट हुए हैं। इतना बड़ा अभियान 5 महीने में लिया है। जो कांग्रेस की सरकार थी तब स्थगित आ गई थी। और ऑन द कॉन्ट्ररी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि फेक एनकाउंटर हो रहे। मैंने कई इंटरव्यू में कहा है, तुलसीदास जी का एक कोट है कि जिसका बुरा समय आता है, भगवान सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। कांग्रेस पार्टी के साथ शायद यही हुआ है। इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी का कार्टून वॉर लगातार जारी है। बीजेपी ने एक बार फिर से कार्टून पोस्ट कर राहुल गांधी पर तंज कसा है। कार्टून पोस्ट में लिखा कि अपनी दादी की करनी को पुनः दोहराने की कोशिश कर रहे हैं राहुल। पोस्ट में भारतीय संविधान पर खंजर भोंका हुआ दिखाया गया है। आपको वो पोस्टर भी दिखा रहे हैं। इसमें राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि यह खंजर किसने भोंका है। भारत की जनता जवाब दे रही है, तुम्हारी दादी इंदिरा गांधी ने। तो राहुल गांधी के साथ साथ इंदिरा गांधी पर भी तंज कसते हुए बीजेपी ने एक बार फिर से कार्टून वॉर जारी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि अपनी दादी की करनी को पुनः दोहराने की राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं। पोस्ट में भारतीय संविधान पर खंजर भोंका हुआ दिखाया गया, जिसमें राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कि यह खंजर किसने भोंका है। भारत की जनता जवाब दे रही है कि तुम्हारी दादी इंदिरा गांधी ने।
और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दोनों ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। सीएम केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी को पंजाब में एक भी सीट नहीं मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने अपने पहले के बयानों को दोहराते हुए कहा कि पीएम मोदी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में जीत गई तो योगी आदित्यनाथ को 2 से 3 महीने में सीएम पद से हटा दिया जाएगा और अमित शाह को पीएम मोदी अपना वारिस बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगने आया हूं। बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो रिजर्वेशन खत्म कर देगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी चारों खारे चित हो चुकी है, उनके आंसू की नदियां उफान पर हैं। और चुनाव हो और हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान मुद्दा ना हो, ऐसा भला कहां हो सकता है। विपक्ष तो भाजपा पर यह आरोप लगाता आया है कि वो बुनियादी मुद्दे को दरकिनार करके धार्मिक और कथित राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मतदाताओं को प्रभावित करती है। इस लोकसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान का मुद्दा काफी गर्म है। इस मुद्दे को हवा तब और मिल गई जब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे चरण से पहले एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने कभी भी हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं किया। प्रधानमंत्री के इसी बयान को आधार बनाकर विपक्ष अब हमलावर है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? कि ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। इस देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण के लोग विरोधी हैं। ये लगातार इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं और बार बार वो अपने भाषण में मटन, चिकन, मंगलसूत्र, ये मणिपुर इसे छोड़ दिए, बाकी यही वो बोलते हुए कि अगर भारत में मुसलमान को रिजर्वेशन दिया जाएगा तो उनको देने दें, बाहर ले जाएं, जहां जहां उनके चाहने वाले लोग हैं वहां ले जाएं इनको। अरे 10 सालों से तो यही बात कर रहे हैं। जहां चुनाव होता है वहां हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। 70% से ज्यादा संसद राशि माइनॉरिटी में खर्च करने का काम सोनिया गांधी जी ने किया। इन बयानों के तेवर बताते हैं कि चुनाव में हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान का मुद्दा फिर परवान चढ़ चुका है। ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि चुनाव हो और हिंदू मुसलमान को लेकर एक दूसरे पर नेता तीर न चलाएं, ऐसा भला कहां हो सकता है। दरअसल इस चुनाव में इन मुद्दों को हवा तब मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान के तीसरे चरण से पहले आरक्षण और संपत्ति के सर्वे मामले पर विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाते हुए उस पर करारा हमला बोला। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? कि ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा, ये मोदी की गारंटी है। आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। मामला तूल पकड़ा तो चौथे चरण के मतदान के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई देने के लिए आगे आए। उन्होंने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने कभी भी हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस दिन वे हिंदू मुसलमान करेंगे, सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं रह जाएंगे। मैंने हिंदू मुस्लिम की बात कभी नहीं की। मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम की बात करूंगा उसी दिन सार्वजनिक जीवन से बाहर हो जाऊंगा। अगर मैं घर देता हूं तो धर्म देखकर नहीं देता। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सफाई विपक्ष को रास नहीं आई है। कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी नेताओं ने अपने आरोपों को दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुनियादी मुद्दों की बजाय ध्रुवीकरण के लिए जानबूझकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और बार बार वो अपने भाषण में मटन, चिकन, मंगलसूत्र, ये मणिपुर इसे छोड़ दिए, बाकी यही वो बोलते हुए। देखो भाई, कोई भी आपको कुछ कहना है, वोट लेना है तो आपके काम पे वोट लो ना। मैंने ये किया। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था पहाड़ चढ़ चुका है।
चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है, अब लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। इस देश की सच्चाई ये है कि जो राजनीति इस देश में हावी है वो सच्चाई की राजनीति नहीं है, झूठों की राजनीति है। उसके नेता झूठ बोलते हैं, कायर हैं, एक दिन कुछ बोलते हैं, अगले दिन मन बदल देते हैं। हर चुनावी मंच पे जाके हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाना है। जहां चुनाव होता है वहां हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। मोदी के हिंदू मुसलमान वाले बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार किया। ओवैसी ने X पर लिखा, मोदी ने अपने भाषण में मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे वाला कहा था। अब वो कह रहे हैं कि वो मुसलमानों की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। ये झूठी सफाई देने में इतना वक्त क्यों लग गया? मोदी का सियासी सफर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विरोधी सियासत पर बना है। इस चुनाव में मोदी और बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ अनगिनत झूठ और बेहिसाब नफरत फैलाई है। कटघरे में केवल मोदी नहीं है, बल्कि हर वो वोटर है जिसने इन भाषणों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा तो उन्होंने पलटकर उल्टा कांग्रेस पर ही धार्मिक आधार पर समाज के विभाजन का आरोप मढ़ दिया। धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा और आज भी वो धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस कह रही है कि SC, ST, OBC और गरीबों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। कांग्रेस आपकी संपत्ति को भी जब्त करके उसका हिस्सा अपने वोट बैंक को देने की तैयारी में है। बहरहाल चुनाव के 4 चरण पूरे होने के साथ ही मतदान का आधा दौर खत्म हो चुका है, लेकिन नेताओं के बीच जारी बयानबाजी को लेकर लगता नहीं कि कोई भी पक्ष अपने अपने वोट बैंक की खातिर अपनी अपनी कोशिश पर कोई लगाम लगाएंगे। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। अभी 3 सीटों पर उपचुनाव तय माने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों ने कई सीटों पर मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। इधर छत्तीसगढ़ में भी 4 सीटों उपचुनाव हो सकते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद भी चुनावी सरगर्मियों का मौसम जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। सभी 29 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद है, लेकिन 4 जून को परिणाम आने के बाद एक बार फिर से MP के नेता उपचुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव तय माने जा रहे हैं। 3 कांग्रेस विधायकों ने हाल ही में पाला बदलकर भाजपा की सदस्यता ले ली है। इनमें छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट से कमलेश शाह, भिंड की विजयपुर सीट से रामनिवास रावत और बीना सीट से निर्मला सप्रे शामिल है। इनमें से भी सिर्फ कमलेश शाह ने अभी इस्तीफा दिया है, जबकि निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत ने इस्तीफा नहीं दिया है। अब कांग्रेस इस मसले पर भाजपा पर निशाना साध रही है कि ये भाजपा की दबाव पॉलिटिक्स का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं तो नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर से चुनाव में जाना चाहिए, क्योंकि वो हाथ के पंजे पे जीते हैं। जो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो उस पर जीते हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो जाएं और कमल निशान पर जीत कर दिखाएं। भाजपा कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। साथ ही भाजपा नेताओं का कहना है कि पार्टी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, जहां भी उपचुनाव होंगे सभी सीट भाजपा जीतेगी। संगठन जिस प्रकार का निर्णय लेगा उस आधार पर उपचुनाव होगा। हम तो सदा चुनाव के लिए तैयार होते हैं और मैंने कहा कि संगठन जैसा निर्णय लेगा, नेतृत्व जैसा निर्णय लेगा, कार्यकर्ता उसको अमली जामा पहनाएंगे। ये भी तय है कि लोकसभा चुनाव लड़ रहे विधायक अगर सांसद बन गए तो उपचुनाव वाली सीटों की संख्या बढ़ सकती है। MP में 29 लोकसभा सीट में से 6 सीट ऐसी हैं जहां वर्तमान विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें भाजपा से सिर्फ एक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं।
वहीं 5 उम्मीदवार कांग्रेस के विधायक हैं, जिनमें पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम, महेश परमार, फुंदेलाल मार्को, सिद्धार्थ कुशवाहा और फूल सिंह बरैया शामिल हैं। वहीं ऐसी ही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी बन सकती है, जहां कुल 11 सीटों में से 4 सीटें ऐसी हैं जहां विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से, कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से, पूर्व मंत्री कवासी लखमा बस्तर से और देवेंद्र यादव बिलासपुर से प्रत्याशी हैं। तीनों में से किसी के भी जीतने पर छत्तीसगढ़ में भी उपचुनाव तय है। तीनों विधानसभाओं में उपचुनाव होगा, उसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी कल के बयान के बाद पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई। वह 3 हो के कहाँ हो, दीपक जी इतने जान रहे तो टिकट ले आए होते। उपचुनाव होगा तो कौन था इनका नंबर लगने वाला है। ख्याली पुलाव देखने से अच्छा है ये वास्तविक जीवन में जी है ना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ लगातार कोई न कोई चुनाव चलता ही रहता है, जहाँ जनता और नेता दोनों ही हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं। ऐसे में 7 चरणों में खत्म होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद भी देश में कई सीटों पर उपचुनाव तय है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। और चलिए सीधे अब आपको ले चलते हैं आजमगढ़ के लालगंज, जहां पर इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। करने वालों को मौत की मुसीबत आ जाती थी, आतंक की धमकी देते थे, लेकिन इस बार श्रीनगर में पिछले अनेक चुनावों के रिकॉर्ड टूट गए। भाइयों साथियों, ऐसा काम वही कर सकता है जिसके रग रग में राष्ट्र प्रथम का संकल्प बह रहा हो। आप याद करिए, 10 साल पहले देश में एक सामान्य व्यक्ति की सुरक्षा भगवान भरोसे होती थी। कभी बम धमाके, कभी आतंक, कभी स्लीपर सेल, कभी दंगे, और आजमगढ़ की तो पहचान ही बदल दी गई थी। न जाने किस किस नाम से आजमगढ़ को बुलाया जाता था, कितना बदनाम करके छोड़ा था। देश में कहीं भी धमाके होते थे तो सबसे पहले लोगों का ध्यान आजमगढ़ की तरफ जाता था, लोग आजमगढ़ की चर्चा करते थे। और तब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार आजमगढ़ की प्रतिष्ठा के लिए न कुछ सोचती थी न कुछ करती थी। तब सपा के शहजादे आतंक के समर्थन में दंगाइयों का सम्मान करते थे। धमाके करने वाले आतंकियों को छोड़ा जाता था। स्लीपर सेल्स को राजनीति का कवर दिया जाता था। इसी रवैये के कारण देश भर में आतंकवाद फला फूला। अनेक माताओं को अपने बच्चों को बर्बाद होते देखा, और इन लोगों तो आज भी ऐसा ही रवैया है। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस दल दो है, लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ का सामान बेचते हैं, ये तुष्टीकरण का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। अब ये लोग तुष्टीकरण की ट्रिपल डोज लेकर आए हैं। एक तरफ ये लोग पिछड़े, दलित, आदिवासी का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन वाले आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा छीनकर उसको भी अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। और साथ ही ये लोग
देश के बजट को भी बांटना चाहते हैं। बजट का 15% भी अब वह सीधा का सीधा माइनॉरिटी के नाम पर ही अलॉट करना चाहते हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, देश की एकता के लिए, देश में सच्चे अर्थ में संविधान का सम्मान करने के लिए, देश में सच्चे अर्थ में बाबा साहब आंबेडकर की भावनाओं को जीने के लिए हमें ये भागला करो राज करने वालों से चौकन्ने रहने की जरूरत है। देश को आज सबसे ज्यादा एकता की जरूरत है। 70 साल तक उन्होंने हिंदू मुसलमान करते रहे। आओ एक बन करके चले, दुनिया में देश का नाम रोशन कर करके रहे। साथियों, इतनी गठबंधन तुष्टीकरण के दलदल में पूरी तरह धंस चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता राम मंदिर को लेकर आए दिन घटिया बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के शहजादे ने तो राम मंदिर को गालियां देने का मिशन ही चला रखा है। सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए ये लोग हमारी आस्था पर चोट कर रहे हैं। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। मोदी आपका जीवन बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक कर रहा है। आज हर गरीब को मुफ्त अनाज मिल रहा है। आज हर गरीब को मुफ्त इलाज मिला, पक्का घर मिला, घर में नल, नल में जल, सस्ता सिलेंडर, ऐसी अनेक सुविधाएं आप तक पहुंची है। क्या समाजवादी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में उन लोगों ने आपकी कभी चिंता की थी क्या? उन्हें आपको अपने हाल पर छोड़ दिया था कि नहीं छोड़ दिया था? ये मोदी है जो आपके जीवन से हर चिंता को दूर कर रहा है। अभी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने जो इस वक्त लगातार उत्तर प्रदेश में धुआंधार प्रचार प्रसार करे, अब देखते हैं यूपी अपडेट्स। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। वे लालगंज के बाद जौनपुर जाएंगे। भदोही और प्रतापगढ़ में भी सभा को संबोधित करेंगे और जनसभा के जरिए पीएम मोदी 13 लोकसभा सीटों को साधेंगे। लखनऊ में स्वाति मालीवाल पर हुए हमले का आरोपी वैभव कुमार को देखा गया है। आरोपी अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के साथ नजर आया है। संजय सिंह ने कार्रवाई की बात की थी, जिसको लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। आज प्रियंका गांधी रायबरेली में है। वे आज रायबरेली की सरेनी विधानसभा में कई जनसंपर्क, नुक्कड़ सभा और जनसभा को संबोधित करेंगी। 14 मील के बाद प्रियंका गांधी दोपहर 1 बजे कन्हा, दोपहर 2:30 बजे 2 सड़का, दोपहर 3:30 बजे भोजपुर और शाम 5 बजे सरेनी जाएंगी और शाम 6:30 बजे लालगंज में रहेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी आजमगढ़, कौशाम्बी, बांदा और फतेहपुर में जनसभा करेंगे। योगी लालगंज के बाद दोपहर 1 बजे करारी रोड टेम्पो स्टैंड के सामने मैदान कौशाम्बी में जनसभा करेंगे। आज बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती फतेहपुर में जनसभा करेंगी। वे बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर मनीष सचान के लिए खागा तहसील के सुजनीपुर में जनसभा करेंगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिसकर्मी ने राहगीर के साथ मारपीट की। होमगार्ड के 2 जवानों ने राहगीर के साथ मारपीट की है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।